आप देख रहे हैं केईपी लाइव। हमारे देश की सियासत में जाति का बड़ा महत्व है। किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो उन चुनाव से पहले सभी प्रमुख पार्टियां जातिगत समीकरण दुरुस्त करने में लग जाती हैं। उन्हें लगता है कि इस प्रदेश में इस जाति के लोग ज़्यादा हैं तो उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाता है, किसी को संगठन में स्थान दिया जाता है, किसी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता है, किसी को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। आज केंद्रीय सरकार द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। इस मंत्रिमंडल के विस्तार में भी जातिगत समीकरणों का बहुत ख्याल रखा गया। जातिगत समीकरणों की हम जो बात कर रहे हैं, इसे आज बदलते दौर में सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इस मंत्रिमंडल के विस्तार में भी सोशल इंजीनियरिंग की एक बहुत अच्छा ताना बाना देखा जा सकता है। लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों को अभी भी मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया है। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन कई ऐसे चेहरे भी हैं जिन चेहरों ने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने वालों में कई ऐसे मंत्री हैं जिनका जब आप नाम सुनेंगे, उनकी काबिलियत के बारे में सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। कई ऐसे चेहरे हैं जो चेहरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमेशा अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया में आते थे और प्रत्येक तरह से भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करने का काम करते थे। कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता के विषय में अगर बात की जाए तो पूरे देश में उनकी बौद्धिक क्षमता के कायल कई लोग आपको मिल जाएंगे। उनमें से ही एक नाम प्रकाश जावड़ेकर का है, दूसरा नाम रविशंकर प्रसाद का है और तीसरा नाम केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर हर्षवर्धन का है। ये तीनों ऐसे नाम हैं जिन नामों के ऊपर किसी को कोई शक नहीं हुआ होगा कि इन्हें भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ सकता है। वहीं कई ऐसे नाम हैं जिन नामों के बारे में ये चर्चा हो रही थी कि इन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। जिनमें से एक नाम बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुशील मोदी का है और दूसरा नाम जितिन प्रसाद का है, जो अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, कांग्रेस छोड़कर शामिल हुए थे, कांग्रेस में मंत्री रहे थे, बड़े कद के नेता कहे जाते थे। इसलिए लोग अनुमान लगा रहे थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में ब्राह्मण चेहरे के रूप में इन्हें स्थान मिलेगा। लेकिन खुशी की बात है, खीरी के सांसद अजय कुमार मिश्रा उर्फ टेनी मिश्रा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। लखीमपुर की अगर बात करें तो लखीमपुर से ये दूसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इससे पहले बाल गोविंद वर्मा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और दूर संचार मंत्री बनाया गया था। हालांकि जितिन प्रसाद भी मंत्री रहे हैं, धौरहरा लोकसभा से जब वो सांसद हुए थे तब वो मंत्री रहे हैं। लेकिन मैं लखीमपुर की बात अगर करूं तो जितिन प्रसाद मूल रूप से शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और अजय कुमार मिश्रा यानी टेनी मिश्रा लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। इसलिए लखीमपुर खीरी के रहने वालों में दो लोगों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उनमें से ही एक नाम बाल गोविंद वर्मा का है और दूसरा अब नाम जुड़ गया है टेनी मिश्रा का है। कहीं ना कहीं लखीमपुर से जब मंत्रिमंडल में स्थान मिला है तो लखीमपुर के लोगों को अब उम्मीदें बढ़ रही हैं, लखीमपुर के लोगों को अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं और उनको ये लग रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारे जनपद का नाम है, जनपद खीरी के सांसद का नाम है। इसलिए अब जनपद खीरी में जो विकास के कार्य हैं उनको गति मिलेगी और जो पिछले कई सालों से रुके हुए विकास के कार्य हैं वो विकास के कार्य भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस के टिकट से मध्य प्रदेश से चुनाव लड़े थे तो उन्हें हराने वाले व्यक्ति का नाम कृष्णपाल यादव था और कृष्णपाल यादव लोकसभा के सांसद हैं और वो सिर्फ सांसद ही रहे, जबकि उनसे हारने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया
सिंधिया राज्यसभा पहुंचकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहुंच गए। ये लोकतंत्र कहते हैं और सियासत भी कहते हैं। सियासत में जन समर्थन जितना जरूरी होता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है आपका गणित कितना अच्छा है, आप राजनीतिक समीकरण भिड़ाने में कितना माहिर व्यक्ति हैं, आप किसको किस तरह से डील करने की क्षमता रखते हैं। ये इसका जीता जाता एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1 लाख कमोबेश वोटों से हराने वाले कृष्णपाल सिर्फ सांसद रहे और हारने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। यही लोकतंत्र की खूबी है और सियासत का दांव पेच है। यहां पर यह देखा जाता है कि कौन बड़े समीकरण का व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश में 7 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और इन 7 लोगों को मंत्रिमंडल में जब शामिल किया गया है तो जातिगत आंकड़ों का बहुत अच्छा ताना बाना बुना गया है। सोशल इंजीनियरिंग का बैलेंस इतना अच्छा बनाया गया है। 2022 में होने वाले चुनाव में इस मंत्रिमंडल का साफ असर दिखाई देगा। कहीं ना कहीं अभी से ही यह असर दिखाई देने लगा है और राजनीतिक गलियारों में यह बात होने लगी है कि सोशल इंजीनियरिंग के इसी ताने बाने के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2022 में एक बार फिर से चुनाव जीतेगी और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि जिस दिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे और कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे उस पहली बैठक में ही 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और 300 यूनिट प्रति घर को यानी प्रत्येक घर को 300 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जाएगी। देखना यह है कि इन मुद्दों के सामने सोशल इंजीनियरिंग काम करती है या ये मुद्दे काम करते हैं, ये वक्त बताएगा। हम भी आप भी इसी इंतजार में रहिए। लेकिन 2022 का रण पूरी तरह से तैयार हो गया है। सूरमा मैदान में आ गए हैं और लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लोकतंत्र की जीत होगी, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।